हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। देखो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई। बेसिकली नस्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि ऐसे, फिर डेल्टा जी और ई का रिलेशन भी इसी में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना कंडक्टेंस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम जो भी देखेंगे स्टार्ट करते हैं भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, आप सबको पता है, और इसमें जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं वो सबसे पहले पहला टॉपिक है कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानेंगे। देखो जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास अपनी डैनियल सेल वाली रिएक्शन है, ठीक है। Zn solid plus CuSO4 aqueous giving ZnSO4 aqueous प्लस Cu सॉलिड। देखो ये रिएक्शन क्यों होती है, Zn CuSO4 को क्यों रिप्लेस कर देता है, ये भी आज की क्लास में पता चल जाएगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं इसमें कि मैंने इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या लिखा था, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी टाइम पर इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने की कंडीशन, ठीक है। ये बैकवर्ड भी थोड़ी बहुत जा रही होगी, जो भी हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट बेसिकली इसका होता है ZnSO4 aqueous Cu solid अपॉन में Zn solid CuSO4 aqueous, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होता था। अगर ये रिएक्शन कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती और कंसंट्रेशन मेरी इक्विलिब्रियम की होती तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर इक्विलिब्रियम पे सारे आयंस की कंसंट्रेशन लेता, मैंने सॉलिड की कंसंट्रेशन तो नहीं लेनी, दैट इज कांस्टेंट, लेकिन अगर ये एट T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर ये जो होती सबकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन होती, तो ये Q के इक्विलिब्रियम में रिप्लेस हो जाता है मेरा, और ZnSO4 aqueous इक्विलिब्रियम कंडीशन, Cu अभी लिख दे रहा हूं, वैसे ही कांस्टेंट है सॉलिड, ठीक है, अपॉन में Zn सॉलिड CuSO4 aqueous। किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन से समझ सकते हैं और अच्छे से समझो। देखो A प्लस V कोई इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है C प्लस D नॉर्मल, पहले ये T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम में है, तो जो ये सब aqueous मान लो, aqueous मान लो, aqueous मान लो, aqueous मान लो, ठीक है। और उससे पहले कहीं T इक्वल्स टू सर्टेन टाइम T पर, T इक्वल्स टू सर्टेन टाइम स्मॉल t1 पर ये A प्लस V C प्लस D इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो इनकी कंसंट्रेशन को लिखेंगे C अपॉन D A अपॉन इंटू A इंटू V, दिस इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट एट किसी भी टाइम पर हो सकता है, ये एट एनी टाइम T1 T2 T, लेकिन ये जो Q इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम होगा वो एट T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम वाले ही समय पर होगा, ठीक है। तो फिर C D एक्वस में है सब A V, ठीक है। समझ गए कि कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है मेरा रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। इस चीज को आप समझेंगे, बस उसी से रिलेशन देखते हैं। देखो इसी रिएक्शन के लिए लिख लेता हूं मैं, जैसे अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखूं तो आपको पता है E सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, या लिख सकते हैं रिलेशन ऑफ ई सेल, या इसको लिख सकते हैं रिलेशन ऑफ ई सेल वर्सेस के इक्विलिब्रियम, या ई सेल वर्सेस के इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो ई सेल की बात कर रहा हूं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड ऑफ सेल माइनस, इसको 0.0591 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं वही लिखूंगा 2.303 RT अपॉन NF log। 2.303 लिख दिया तो log लिख सकता हूं, वरना ln लिखता तो 2.303 नहीं लिखता। पहले ही बता चुका हूं नेचुरल log और log में क्या डिफरेंस है, ये बेस 10 पर है, ठीक है। और यहां रिएक्शन कोएफिशिएंट आता है, जनरली रिएक्शन कोएफिशिएंट एट एनी सर्टेन टाइम t पर होगा, पर इसी इक्वेशन को मैं एट t इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर लिख दूं तो ये जो होगा E सेल इज इक्वल्स टू E नोड ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और है, जैसे ही मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी तो मेरी कुछ चीजें जीरो हो जाएंगी। देखो क्या क्या चीज जीरो हो जाएगी, जैसे ही रिएक्शन एट T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम होगा तो मेरा E सेल जीरो हो जाएगा,
ठीक है भैया। तो जैसे ही मेरा ये इक्विलिब्रियम पर आएगा तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई सेल जीरो होने के साथ साथ मेरा डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा। जी नॉट नहीं, ये ई सेल ईएमएफ जीरो हो रहा है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पर आते ही मेरे सेल ने बना तो होगा पर वर्किंग रुक गई होगी। वर्किंग ऑब्वियसली रुक गई होगी क्योंकि आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इसको और भी तरीके से लिख सकते थे, जैसे क्या हो गया कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं लोग करके। ठीक है, और बस इसको अगर इक्विलिब्रियम पे ले जाते हैं, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, तो ई सेल जो होता है वो मेरा जीरो हो जाता है। तो बस इसी तरीके से इसको यहाँ रिएक्शन क्वेश्चन को प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको log P प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं सारे तरीके बता दे रहा हूँ, जितने भी पॉसिबल तरीके होंगे, अगर कहीं आपको लिखी दिख गई तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ई सेल जीरो हो गया तो मेरा ई नोड ऑफ सेल ये जीरो माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log K इक्विलिब्रियम। देखो अब ये निगेटिव वाला इधर इसे ई नोड ऑफ सेल इसको इधर ले आओ, माइनस का माइनस कर दिया, 2.303 RT अपॉन में NF log K इक्विलिब्रियम, ये ई नोड ऑफ सेल के इसमें आ गया। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रख लेना। ई सेल जीरो होने का मतलब क्या है कि सेल ने वर्किंग स्टॉप कर दी होगी उस समय के लिए, और वर्किंग स्टॉप कर भी देगा भैया जब इधर से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे वो वापस आने लगेंगे। ठीक है, या कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है ना, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट हो गई है तो कोई मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। याद रखेंगे आप हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जो बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जो सेल वर्किंग है सब कंडक्टेंस में समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मैटर का भी ट्रांसफर होता है थोड़ा बहुत, जबकि मेटेलिक में नहीं होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आ गई, इसको और चेंज कर सकते हैं। देखो अगर यही रिएक्शन एट टी टेम्परेचर, ये जो कैपिटल टी है दैट इज टेम्परेचर 298 केल्विन पर हो रही हो तो ये क्या बन जाएगी, ई नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303, आर की वैल्यू 8.314, इसकी यूनिट लिख लेंगे टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, और ये दिस इज 298 केल्विन। ओके, और n की वैल्यू n इंटू एफ की वैल्यू 96500 कूलम log K इक्विलिब्रियम। तो देखो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, ई नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू ये सब बन जाता है 0.0591 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी आपके काम की चीज है। तो दूसरी रिएक्शन ये याद करनी है, पर दिस इज ओनली वैलिड एट टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, आओ इसको और मॉडिफाइड करते हैं और अच्छे तरीकों से लिखना सीखते हैं। ठीक है, और अच्छे से लिखना सीखते हैं। कैसे, ये तो मैं साफ नहीं कर रहा हूं, तो ऊपर का साफ कर दे रहा हूं। चल रहा है टॉपिक, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऊपर आ जाओ, ऊपर लाल से लिख देता हूं ताकि डिफरेंस पता रहे। ठीक है, आओ दोबारा से आओ, देखो क्या है, यहां तक आ जाओ। ई नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log K इक्विलिब्रियम। ये सभी टेम्परेचर पर वैलिड है, ये वाली टेम्परेचर 298 केल्विन पर वैलिड है। यहां तक साफ कर लेता हूं, यहां तक यहां लिख लो। और यही क्या एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन पर क्या बन गई, ई नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n 91 है, दिस इज 591 अपॉन n, दिस इज 91। यार क्या हो रहा है, 91 log K इक्विलिब्रियम। ओके, आगे बात समझो, ये 290 ये एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर वैलिड होगी, क्योंकि पुट कर लेंगे वैल्यू टेम्परेचर की। तो आओ ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो आगे कैसे बढ़ाते हैं, देखो अब अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को देते हैं, क्योंकि ई नोड ऑफ सेल मैं किसी भी सेल का निकाल सकता हूं, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे पता होते हैं। जैसे मुझे इसका तो याद भी हो गया होगा, इसका इस सेल का ई नोड ऑफ सेल 1.1 वोल्ट होता है।
डैनियल सेल का, आप सबको भी पता चल गया होगा, ठीक है। 0.76 और 0.34 दोनों ऐड हो जाते हैं, 1.1 होता है। आओ समझते हैं। अब ई नॉट पता होगा, एन पता है मुझे, इसमें एन की वैल्यू 2 होगी, एन की वैल्यू 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इसमें, ठीक है। अब आर की वैल्यू भी पता होगी, टेम्परेचर भी मुझे पता होगा, अगर 298 में निकालना है तो वो तो पता ही पता है। एन की वैल्यू पता है, एन एफ फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है 96500 कूलम, ठीक है। लोग के इक्विलिब्रियम फिर मैं निकाल दूंगा, किस तरीके से निकालेंगे देखो, इस इक्वेशन को लिखो, ई नॉट ऑफ सेल इनटू एन एफ, ये मल्टीप्लाई में गया, ठीक है, अपॉन में 2.303 RT इज इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम, रिवर्स करके लिख दो, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, या इसको ऐसे लिखो, एन एफ ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 2.303 RT। आगे बात समझ। अब देखो, अब यहां से देखो, ये एक इक्वेशन यहां बन गई। अब इसको लोग है, लोग टेकिंग एंटी लोग, बेसिकली एंटी लोग मतलब लोग की ये 10 बेस में है, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर एन एफ ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 2.303 RT हो जाएगी। दिस इज द अनदर इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आदि याद रखनी है। बस 10 की पावर में ये सारी वैल्यू पुट करो और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी। और इसको एट 298 केल्विन कितना बन जाएगा ये, अगर 298 केल्विन, 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पर, तो ये लगा लो, यहां से निकाल लो, ई नॉट ऑफ सेल इंटू एन, एन इंटू ई नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम, और यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी 10 की पावर n इंटू ई नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.0591। दिस इज द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो एट 298 केल्विन पर के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर n ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 0.0591। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा पूछ भी लिया जाता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। मेन क्या है, 3-4 रिलेशन है वही याद करने हैं, और एक ये रिलेशन हो गया सबसे काम का, ठीक है, यहाँ हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, इस डैनियल सेल के लिए अप्लाई करके देख लें क्या। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो सिंपल सी बात है, 298 केल्विन पे निकाल लो, 10 की पावर n की वैल्यू 2 है, ई नॉट ऑफ सेल इसका 1.1 वोल्ट होता है, अपॉन में 0.0591, ये सब कैलकुलेट कर लेना, और जिस कैलकुलेटर 10 की पावर में निकाल देना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। आगे बात समझ लो, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगली चीज क्या है, डेल्टा जी और ई में बेसिकली क्या रिलेशन होता है। देखो अभी तक मैंने बताया होगा आपको कि जो ये ई जो होता है ना हमारा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। जब हम ई नोड ऑफ सेल निकालते हैं तो हम उसको ऐड करते हुए चले जाते हैं, तो एक्चुअल में वो हम ई नोड ऐड नहीं करते, वो हम डेल्टा जी नोड ऐड करते हैं, क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, जो एक एडिटिव नेचर की होती है। इस बात का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का बार बार रिपीट करके सुनो, वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो आज का आपका दूसरा टॉपिक है डेल्टा जी वर्सेस ई, ठीक है, डेल्टा जी वर्सेस ई बेसिकली, या डेल्टा जी नोड वर्सेस ई नोड ऑफ सेल, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। तो देखो डेल्टा जी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल होता है, वही दोनों पैरेलल लेके चलता हूं, डेल्टा जी नोड जो होता है वो माइनस एन एफ ई नोड ऑफ सेल होता है। आपको याद रखना होगा कि डेल्टा जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि ई एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ओके सर, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली रिलेशन हो गया एन माइनस एन एफ ई ऑफ सेल का। देखो अब यहां से बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी, क्या क्या पता चल जाएंगे, ये मेरा गिव्स फ्री एनर्जी है, एन फैराडे कांस्टेंट, ई सेल, सब कुछ पता है आपको, ये दोनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये ई नोड जो है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, आप सबको ये भी पता होना चाहिए। अब देखो इससे क्या कुछ नोट पॉइंट हमारे क्या निकलते हैं, वो देखो नोट पॉइंट ये निकलते हैं सबसे पहले कि अगर मेरी कोई भी रिएक्शन, जैसे ये मैंने है कि मैंने
जो मान ले कोई रिएक्शन ली ए प्लस बी गिव, नहीं ऐसा लो, ए एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ए सॉलिड, ए एक्वस गिविंग, तो इसका जो ई नोड ऑफ सेल है मान लिया वो एक्स है, क्या है, एक्स है, ठीक है। तो पहला नोट पॉइंट है कि अगर मैं सेल रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, आप पूरा नोट पॉइंट में लिखेंगे, वैसे नोट्स तो हैं बाकी आप लिखना, अगर मैं सेल रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो डेल्टा जी एंड ई या डेल्टा जी एंड ई या डेल्टा जी नोड एंड ई नोड, बेसिकली डेल्टा जी नोड या ई नोड, बेसिकली मैं स्टैंडर्ड को ही लेकर चल लूंगा, डेल्टा जी नोड एंड ई नोड के साइन जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों के साइन रिवर्स हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैंने इस रिएक्शन के लिए ई नोड ऑफ सेल एक्स है और डेल्टा जी नोड कुछ माइनस एन एफ एक्स है, क्योंकि ई नोड ऑफ सेल में पुट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए अगर इसकी रिएक्शन मैं ये लिखूं, ए सॉलिड गिविंग ए एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए ई नोड ऑफ सेल हो जाएगा माइनस एक्स वोल्ट और डेल्टा जी नोड ऑफ सेल हो जाएगा प्लस के एन एफ एक्स। आपको दिख भी गया होगा ये, ठीक है। तो अगर किसी भी सेल रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं तो उसका साइन ई नोड ऑफ सेल और डेल्टा जी नोड ऑफ सेल्स का बदल जाता है, ई सेल या डेल्टा जी ऑफ सेल का भी बदल जाता है। दूसरा ये स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया बताता है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी नोड निगेटिव होता है और उसका ई नोड ऑफ सेल पॉजिटिव होता है। अगर वही कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी नोड इज पॉजिटिव और ई नोड ऑफ सेल इज नेगेटिव होता है। देखो तभी तो मैंने बताया था, जब भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे गैल्वेनिक सेल की, उसमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते थे, इसलिए उनका हमेशा ई नोड ऑफ सेल पॉजिटिव रखने की कोशिश करते थे कि सेल को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि उसका ई नोड ऑफ सेल पॉजिटिव आए, क्योंकि अगर ई नोड ऑफ सेल नेगेटिव आएगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक चीज और यहां है कि भैया अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और उसका रिवर्स कर दो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देख लो कैसे बन जाएगी। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नोट निगेटिव है तो उसको रिवर्स करने पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये नोट पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट नोट पॉइंट है दोनों यार, देखो नेक्स्ट नोट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है? थर्ड, कि अगर मेरी कोई रिएक्शन है, यही ए एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ये रुक जाओ, इसको ऐसे कर लो और इजी करके लिख लो ताकि आपको समझ में आए। ए प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग ए सॉलिड, ठीक है। ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। देखो अगर, सुनो इस बात को समझो कि अगर कोई रिएक्शन किसी सर्टेन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है, इफ एनी रिएक्शन ऑफ ए सेल और हाफ सेल इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by certain constant number number certain constant number m मान लिया, m से मल्टीप्लाई कर दी। किसी भी रिएक्शन को हमने certain constant नंबर m से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो देखो भैया, तो उसका डेल्टा जी नोड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उसका डेल्टा जी नोड, समझ रहे हैं, डेल्टा जी नोड इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई सेम नंबर,
अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो डेल्टा जी नोड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, और पर ई नोड ऑफ सेल रिमेन अनचेंज्ड। ई नोड ऑफ सेल मान लो या ई सेल की बात कर लो, यहाँ डेल्टा जी की बात कर लो या डेल्टा जी नोड की बात कर लो, बस एक ही बात है, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, अगर इसी रिएक्शन को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो m a प्लस एक्वस प्लस m इलेक्ट्रॉन गिविंग m a सॉलिड, ठीक है। तो देखो अभी तक इसका ई नोड ऑफ सेल जो यहाँ था वो यहीं ई नोड ऑफ सेल रहेगा, ई नोड ऑफ सेल रहेगा, पर आपको पता है डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड ऑफ सेल। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले केस में, माइनस वन इंटू एफ ई नोड ऑफ सेल रहेगा। जबकि इस वाले केस में डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है, एम इलेक्ट्रॉन, तो माइनस एम इंटू एफ इंटू ई नोड ऑफ सेल रहेगा। तो ये डेल्टा जी नोड m से मल्टीप्लाई हो गया ना, क्योंकि m इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अब, ठीक है। इस बात को याद रखें, डिवाइड होता तो डिवाइड हो जाता, e और e सेल रिमेन अनचेंज रहेंगे, ठीक है। आओ और दो तीन ऑब्जर्वेशन समझा देता हूं जो मजा आएगा आपको। देखो क्या है अगला ऑब्जर्वेशन, कौन सा नंबर था, शायद 4th नंबर होगा। देखो अगर एक हाफ सेल है प्लस दूसरी हाफ सेल है, दोनों मिलकर एक फुल सेल बना रहे हैं, ठीक है। एक हाफ सेल है प्लस एक दूसरी हाफ सेल है, दोनों मिलकर फुल सेल बना रहे हैं, समझो, ठीक है। प्लस दूसरा केस क्या है, एक हाफ सेल है प्लस दूसरी हाफ सेल है और दोनों मिलकर तीसरी कोई नई हाफ सेल बना रहे हैं, ठीक है। समझो एक हाफ सेल है, हाफ सेल 1, दूसरी हाफ सेल 2 है, तो मिलकर फुल सेल बना रहे हैं। एक हाफ सेल 1 है, दूसरी हाफ सेल 2 है, मिलकर तीसरी हाफ सेल बना रहे हैं, ठीक है। दो केस है हमारे पास, ये समझो, इसका 4th का पहला केस, 4th का दूसरा केस। तो इसका जो ई नोड होगा और इस हाफ सेल रिएक्शन का जो डेल्टा जी नोड होगा, इसको 1 1 मान लिया, प्लस इसका ई नोड जो दूसरा होगा, इसका जो डेल्टा जी नोड दूसरा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ ई फुल सेल होगा, ई नोड या डेल्टा जी नोड होगा, तो ये डेल्टा जी नोड जो होगा वो मेरा एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये होगा डेल्टा जी वन नोड प्लस डेल्टा जी वन जी टू नोड, ठीक है। और जब ये दोनों मिलकर फुल सेल बना रहे हैं तो इनका ई नोड भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सेम आना चाहिए। ई नोड ऑफ सेल हो जाएगा ई नोड ऑफ सेल 1 प्लस ई नोड 1 प्लस ई नोड ऑफ 2। देखो याद रखेंगे, वहां मैंने बार बार बता रहा हूं, वहां मल्टीप्लाई या डिवाइड डेल्टा जी नोड में इसलिए हो गया था क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो टेम्परेचर मैंने समझाया भी होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो एडिटिव होते हैं, लाइक वॉल्यूम, कि अगर मैंने 1 लीटर पानी में 1 लीटर और ऐड कर दिया तो वो 2 लीटर पानी बन जाएगा। पर टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, पानी के टेम्परेचर को और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में ऐड कर दिया तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बनेगा, वो 50 ही रहेगा, ठीक है। पर इस केस में क्या है, इसका E1 नोड डेल्टा Z1 नोड, E2 नोड डेल्टा Z2 नोड, ठीक है, E नोड डेल्टा Z नोड। तो यहां डेल्टा Z नोड अब भी एडिटिव है प्लस डेल्टा Z2 नोड, ठीक है। पर यहां E नोड इज नॉट इक्वल्स टू E1 नोड प्लस E2 नोड, यहाँ एडिटिव नहीं है। यहाँ क्या चाहिए, देखो यहाँ हमको इसको डेल्टा Z नोड से ऐड करना पड़ेगा। देखो डेल्टा Z नोड मतलब माइनस एन एफ ई नोड, इसका माइनस एन एफ ई नोड प्लस डेल्टा Z1 नोड। डेल्टा Z1 नोड का मतलब है कि इसमें N1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, इसमें N2 माइनस N1 एफ E1 नोड प्लस माइनस N2 एफ E2 नोड, ठीक है। तो माइनस से ये सब माइनस कट गए, तो यहां से N एफ ई नोड, F से F कट गए सारे, F से F कट गए, ठीक है।
तो माइनस प्लस के Ne नोड इज इक्वल टू N1E1 नोड प्लस N2E2 नोड इस तरीके से ऐड होंगे कि उनके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी इसमें साथ में मल्टीप्लाई होंगे, जबकि यहां जब फुल सेल बना रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहां ऑब्जर्वेशन हो गई। ये बेसिकली मेरा डेल्टा जी और ई के बारे में बहुत काम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, तो भैया देखो यहां से डेल्टा जी और ई नॉट के रिलेशन आ गए। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज आपने देखी थी कि जो मेरा के इक्विलिब्रियम था, लोग के इक्विलिब्रियम था बेसिकली वो क्या होता था, देखो यहां से हमने लिख रहा था कि ई नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या था 2.303 RT अपॉन में NF लोग के इक्विलिब्रियम। तो यहां से लोग के इक्विलिब्रियम क्या आ गया था NF E नोड ऑफ सेल अपॉन में 2.303 RT। मैंने सोचा ये रिलेशन भी बता दूं। ठीक है, तो देखो लोग के इक्विलिब्रियम है ये 2.303 RT है, ये NF E नोड ऑफ सेल है। आपने एक चीज पढ़ी कि डेल्टा Z नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस NF E नोड ऑफ सेल होता है। तो देखो तो माइनस डेल्टा Z नोड ऑफ सेल किसके इक्वल आ जाएगा NF E नोड ऑफ सेल्स के। तो इसकी वैल्यू को माइनस डेल्टा Z लोग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इसको लिख सकता हूं माइनस डेल्टा Z नोड अपॉन में 2.303 RT। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल्टा Z नोड इज इक्वल टू माइनस के 2.303 RT लोग के इक्विलिब्रियम। तो एक नया रिलेशन ये भी है डेल्टा Z नोड के टर्म्स में, ये भी याद कर लेंगे। ठीक, माइनस क्या आ गया यहाँ को लिख लो। ठीक है, ये जो है डेल्टा Z नोड इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लोग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे। बस यहीं तक था हमारा डेल्टा Z नोड और E के बारे में बहुत काम की बातें, इसको हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको याद करना ही बहुत डिफिकल्ट है, तो बाकी चीज़ें समझना, उसके प्रॉपर्टीज़ को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो बस वही करेंगे और आज को यहीं खत्म करते हैं, इसको यहीं खत्म कर देते हैं। रिलेशन याद कर लेना, जितने भी रिलेशन बताए जा रहे हैं उनको याद करना है जरूरी।